फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मिलते सहज नहीं मोती गहरे पानी में, बढ़ता विश्वास इसी हैरानी में। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राजनीति भी कुछ ऐसी ही गोताखोरों जैसी है। राजनेता जो ऊर्जावान राजनेता होते हैं वो गोताखोरी करके नीचे तक जाते हैं और मोती निकाल के लाते हैं। लेकिन कई राजनेता ऐसे हैं जो आज भी मोती को ढूंढने में लगे हुए हैं। हमारे साथ हैं ऐसे ही एक ऊर्जावान राजस्थान के नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल। डॉक्टर साहब, राजनीति में आमतौर पे राजनेता रिस्क नहीं उठाते, आप तो बहुत रिस्क उठाते जाते हैं। देखो, रिस्क उठाना मेरे जीवन का स्वभाव है, क्योंकि जीवन भर रिस्क उठाया है और रिस्क कभी बहुत बड़ी सफलता देता है, इसलिए मैं रिस्क उठाता रहता हूँ। आखिर में राजनेता को कहीं तो ये लगता है कि रिस्क से अलग हट के कुछ सत्ता के जरिए भी लोगों की सेवा की जाए, लेकिन आप तो लगातार रिस्क उठाते जाते हैं। नहीं, केवल सीमेंट फैक्ट्री नहीं, उससे पहले मैं जब स्टूडेंट लाइफ में मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था जी तब मैं छात्र जीवन में इमरजेंसी में जेल में गया। जी और आप जानते हो, छात्र जीवन में वो भी मेडिकल कॉलेज में रिस्क उठाकर पूरे रिस्क खतरा कैरियर का कैरियर को दाव पर लगाकर जेल में चले गए। मैं उस समय गुजरात में जनता पार्टी की सरकार थी। वहाँ जो आपातकाल विरोधी छपता था, जो भी लिटरेचर, उसको लेके मैं आता था और बीकानेर संभाग गुजरात से और बीकानेर संभाग में बांटता था मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हुए भी। इस कारण मेरे को पकड़ा गया और जेल में रहा। तो रिस्क लेना मेरे एक स्वभाव का क्रम है। क्या है ऐसा क्या कमिटमेंट है। जैसे माना इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के खिलाफ आवाज़ उठानी है तो उठानी है। कमिटेड हैं, संगठन के प्रति निष्ठा लिए हुए हैं। इस कारण से ये चीज़ हरदम चलती रहती है कि आप खतरा लो और आगे बढ़ो। डॉक्टर साहब, आपके साथ एक बड़ी बात है कि आप जब सत्ता में होते हैं तो ऐसा लगता है कि आप विपक्ष में, और जब विपक्ष में होते हैं तो विपक्ष में होते ही हैं। बिल्कुल। मैं आपको ध्यान है, मैं जब खाद्य मंत्री था तो आपकी जानकारी में आया होगा कि मैंने खुद ने, जो विपक्ष का व्यक्ति काम करता है वैसे कह के मंत्री रहते हुए मैंने आदिवासी इलाके में छापा डाला था। छापा डाल के 8 ट्रक गेहूं के पकड़े थे और जो भी उसमें इन्वॉल्व थे उसमें सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता बहुत इन्वॉल्व थे। मतलब हमारी पार्टी के बीजेपी के लोग बहुत इन्वॉल्व थे और वो आँच गुलाब कटारिया तक गई थी, गुलाब जी तक। वो उससे तिलमिलाए बहुत भी थे, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने छापा मारा, अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, उनको गिरफ्तार कराया और पूरा गेहूं घोटाले का पर्दाफाश किया। हाँ, गुलाब जी इस घटना के बाद से मेरे से बड़े नाराज रहे और उसमें उनके लोग वैसे तो पहले कुछ ऐसे कारण बने जिसके कारण वो मेरे से नाइतफाकी रखते थे, लेकिन इसके बाद तो वो बड़े तिलमिलाए और पूरी तरह से मेरे खिलाफ हो गए। लेकिन मैं, जो मेरा लक्ष्य था कि गरीब आदिवासी के पेट तक गेहूं पहुंचना सुनिश्चित करना, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसमें रुका नहीं। मैं आगे बढ़ा, इस बार की परवाह नहीं की कि कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों नहीं हो, वो भले मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन मैं मेरे उद्देश्य से नहीं भटकूं। आपातकाल के बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल, घनश्याम तिवारी, नाथू सिंह गुर्जर, ऐसे 3-4 नेता थे जो बड़ी तेजी से उभर के आए। ऐसा माना जा रहा था कि ये राजनीति के भविष्य हैं। नहीं, आज भी क्या आप घनश्याम जी तिवारी को भविष्य नहीं मानते? लेकिन जिसके भविष्य को ज़बरदस्ती दबा दिया जाए, क्या वो कॉम्पिटेंट नहीं है? क्या वो सीएम लेवल के आदमी नहीं है? जिनको मंत्री भी नहीं बनने दिया जाए, तो ये जो दुर्भावना से ग्रसित होकर राजनीति चलने लग गई भारतीय जनता पार्टी में, मेरे ही लोग हमें, मेरी चाटुकारिता करने वाले हमें, तो कहाँ महत्वपूर्ण लोगों को, ऐसे लोगों को महत्व मिलेगा? पर आप लोग भी तो बदल नहीं पाते हैं ना डॉक्टर साहब। दिक्कत ये है कि जब जमाना बदल रहा है तो जमाना बदले, श्रद्धा से किसी का पैर छुओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी आपके प्रति श्रद्धा नहीं है और मैं मेरे स्वार्थ के लिए पैर छूँ तो ये संभव नहीं है। शायद ये नाथू सिंह भी के लिए संभव नहीं होगा, ये घनश्याम जी के लिए भी संभव नहीं होगा। तो ऐसे में अगर कोई नेता, मुखिया बुरा माने तो नुकसान होना ही है। सारे के सारे नेता जिनको समझा जा रहा था कि आने वाले राजस्थान को लीड कर सकते हैं, आज सब के सब कहीं ना कहीं साइलेंट। दबाया गया है, मेरे को तो बहुत बार दबाया गया है। मेरे तो कई बार टिकट काटे गए हैं, टिकट देने के बाद हराया गया है। लेकिन मैं चूँकि सिद्धांतों की राजनीति की है और संगठन के प्रति कमिटेड था और संघ की विचारधारा का व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं विचलित नहीं हुआ
वो तो मेरे को निकाला गया, बिल्कुल पार्टी से निकाल दिया, तो कोई रास्ता ही नहीं बचता था लोकसभा विधानसभा में जाने का, इसलिए चुनाव लड़े। पर कि ऐसे लोगों को पार्टियों में जो थोड़ा भी जनाधार बढ़ाते हैं, पार्टियों का सिद्धांत बन गया कि विशेषकर कांग्रेस और बीजेपी का, कि उन पर ऐसे कुचक्र चलाए जाएं, उनका दमन किया जाए, उनको दबाया जाए। ऐसे बीजेपी में भी राजस्थान की में दबाने की प्रक्रिया चली है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि जो नेतृत्व बढ़ रहा था वो खत्म हो गया। डॉक्टर साहब, एक बड़ी बात है कि आपकी विचारधारा अभी भी आप संघ की है, आप कहते हैं जैसे, लेकिन उसी संघ क्या है? संघ क्या है? संघ राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत एक संगठन है। तो राष्ट्रीय भावना मेरे में विद्यमान है, तो मैं अभी ये भावना जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक लौ की तरह मेरे शरीर में जलती रही। बीजेपी जो है संघ का एक इंस्ट्रूमेंट है, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट, आप उसके खिलाफ ही चुनाव लड़ लेते हैं, उसके खिलाफ ही? नहीं, पर संघ ने ये कभी मना नहीं किया, न संघ की विचारधारा में ये है कोई किसी भी दल में हो, वो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत उच्च राष्ट्रवादी व्यक्ति होना चाहिए, अनुशासन, सिद्धांत, चरित्र उसका हाई मोरल होना चाहिए। ऐसे जो वो हैं वो चाहे किसी भी दल में हो, संघ के लिए स्वीकार्य है। पर आपके बारे में कई बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेता ये कहते हैं कि भटक गए हैं, संघ के विचार से भटक गए हैं डॉक्टर किरोड़ी, इसलिए वो दूसरा रास्ता अपना रहे हैं। संघ के विचार से अगर मैं भटक गया हूँ तो मेरा कोई अनैतिक आचरण बता दो, कोई राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी बता दो, कोई भ्रष्टाचार बता दो, कोई और किसी प्रकार का चारित्रिक वो बता दो। मैं नहीं भटका, वो कहने वाले भटक गए, वो नहीं जानते कि संघ की विचारधारा क्या है। एक और डॉक्टर साहब बड़ा सवाल उठता है कि आपकी जो पार्टी है राजपा, जिसमें आप आज लीड कर रहे हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी को समर्थन करती है, और यहाँ आप बीजेपी के साथ दो हाथ कर रहे हैं। नहीं, यहाँ भी बात चली थी जब टिकट वितरण हुआ था, तो ये चर्चा आई थी कि 2 सीट राजस्थान में दी जाए, जिसमें दौसा और सवाई माधोपुर थी, लेकिन वसुंधरा जी अड़ गई, हमको सीट नहीं मिली, तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। केवल एक ही स्टेट में, मेघालय में ही गठबंधन रहा, जहाँ पर संगमा साहब चुनाव लड़े थे। इसलिए चूँकि इन्होंने गठबंधन स्वीकार नहीं किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि हम आगे मिलके नहीं चल पाए राजस्थान। अभी क्या स्थिति क्या है कि आप विपक्ष में हैं या? तो विपक्ष में हूँ, सशक्त विपक्ष में हूँ, मजबूती से, कांग्रेस से भी ज़्यादा आगे बढ़कर विपक्ष में हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी नीतियों का डटकर विरोध करूँगा, वसुंधरा जी की। भले ही वो आपके दोस्त हों। हाँ, भले दोस्त हो, क्योंकि पूरी सत्ता में, अब सरकार में तो आपके कई दोस्त। बिल्कुल, बहुत साथ काम करने वाले रहे, मिलने वाले रहे, मित्रता अब भी है, लेकिन जहाँ बात जनता की समस्याओं को लेकर आएगी, वहाँ मैं डट के विधानसभा में उनके मुद्दे उठाऊंगा। जिन दोस्तों के साथ आपने लंबा संघर्ष किया, राजनीतिक सफ़र तय किया, वो आज सत्ता में हैं और दूसरे पाले में हैं, और आप दूसरे पाले में, कैसा लगता है ऐसे में कि सामने अपने दोस्त को देखते हुए, जिनके साथ आपने लंबा सफ़र तय किया, और वही सामने नज़र आता है, तो क्या लगता है? कुछ तो मौके परस्त हैं, कुछ तो मौके परस्त हैं जो सामने हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो मित्र रहे हैं, लेकिन ये तो लगता ही है कि हमने सब कुछ दिया, चोटी से एड़ी तक लाठियाँ खाई, जेल गए, मीसा में गए, और मैंने मेरे जीवन में 270 आंदोलन किए हैं, 270 आंदोलन, जिसमें 98 मुकदमे लगे हैं। 20% केवल मीणों के लिए किए होंगे, 80% और जाति सभी समाज वर्ग के लिए आंदोलन किए हैं। अब आप अंदाज लगा सकते हो, जिसने 80 से लेकर आज तक इतने आंदोलन किए हों, उस वो व्यक्ति विपक्ष में बैठा रहे, जिस पार्टी को खड़ा किया ऐसे क्षेत्र में जहाँ बीजेपी को स्वीकार नहीं किया करते थे, लाठी खा के, जेल जाके, रात दिन भाग के, सब कुछ मेहनत करके भी खड़ा किया, और आज तो हम विपक्ष में बैठे और मौका परस्त लोग सत्ता का। तो ये आपके जो दोस्त हैं जो सत्ता में इस समय, वो इस बारे में सोचते नहीं, कुछ कहते नहीं है कि आखिर में उनके साथ संघर्ष करने वाला व्यक्ति, उनकी हिम्मत ही नहीं है। वो तो यूँ पूछ हिलाने वाले हैं, ज़्यादातर पूछ हिलाते हैं महारानी के सामने, तो वो सच्चाई को रख नहीं सकते। क्या लगता है इस सरकार को लेके, क्या लगता है? क्योंकि इस सरकार के आने के साथ ही एक बड़ा ज़बरदस्त माहौल बना, 163 सीटें जनता ने जिता के दी। मैं तो रात दिन जनता के बीच में घूमता हूँ, तो लगता ऐसा नहीं है कोई सरकार चल रही है। अब गृह मंत्री बने हैं गुलाब जी, पहले भी गृह मंत्री थे, आपने उनकी इफेक्टिविटी देख ली है। गुलाब जी का मैं ये नहीं कह रहा गुलाब जी इफेक्टिव नहीं है, बड़े अनुभवी पुराने नेता हैं, इफेक्टिव भी हैं, लेकिन अधिकार नहीं। लेकिन मैं, जब आप किसी को अधिकार नहीं दोगे तो इफेक्टिविटी कैसे दिखा पाएगा? डॉक्टर साहब, लेकिन कहते हैं कि 2003 में जब वसुंधरा जी आई थी, तो उनके जो कुछ समर्थक थे, उनमें से आप भी थे, और काफ़ी समर्थक नहीं था।
मैं व्यक्तिवादी नहीं हूँ, मैं संघनिष्ठ हूँ, मैं संगठननिष्ठ हूँ, मैं व्यक्तिवादी नहीं हूँ, कभी नहीं था, ना आगे रहा। ऐसी क्या बात है जिसको लेकर आप हमेशा खफा रहते हैं, नाराज नहीं, रहते मैं हैं? कोई खपा नहीं रहता, मैं कोई खपा नहीं रहता। क्या उनके मैं तो खुद भैरव सिंह जी ने कहा था, भैरव सिंह जी की तो बात आपको माननी पड़ेगी कि वसुंधरा जी ने 22,000 करोड़ का घोटाला किया है, उसकी जांच होनी चाहिए। कारपेट चोरी गई, उनकी जांच होनी चाहिए। वो अलग बात है कि जाने वाली गहलोत सरकार ने कुछ नहीं किया हो, लेकिन क्या भ्रष्टाचार के चार्जेस वसुंधरा जी पे नहीं है? क्या वो साफ सुथरी है? क्या उनका जो दूसरे आचरण हैं उनके बारे में राजस्थान की जनता नहीं जानती? लंदन में क्या 4.5 साल तक नहीं रही, केवल 6 महीने में आई और जनता को गुमराह किया और सत्ता में आ गई। वो भी केवल मोदी लहर के कारण सत्ता में आई है, वसुंधरा जी का आपने मोदी लहर की बात की, कहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी के बहुत निकट मित्रों में हैं। नहीं, मेरी कोई ज़्यादा निकटता नहीं है, लेकिन मेरे को ठीक से जानते हैं, पहचानते हैं, साथ काम महत्व किए भी हो। देते हैं, साथ भी छोटा तो क्या थोड़ा काम किया है। उनसे इन सब हालातों के बारे में चर्चा नहीं होती? पहले हुआ करती थी, अभी इन दिनों मेरी जब से प्रधानमंत्री बने तब से मेरी कोई उन्होंने चर्चा कभी कहा नहीं आपको कि क्यों अलग जाते हो, साथ उन्होंने आ मेरे को जाओ? बुलाया था जी। अहमदाबाद गांधीनगर में, जब सद्भावना मिशन था, मैं गया था, गले मिले थे और उन्होंने मेरे से ये कहा था कि धैर्य रखना, मेरे को छोड़ के मत जाना, मेरे साथ रहना, मैं धैर्यपूर्वक बैठा हूँ। और एक तरह से क्योंकि प्रधानमंत्री विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, विचारधारा को पुष्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं आज उनका समर्थक हूँ। उनके कोई आप चार्ज नहीं लगा सकते भ्रष्टाचार का और किसी प्रकार का लांछन जिस व्यक्ति पर नहीं है, इसलिए इतना उन्होंने कहा था, मैं धैर्य के साथ बैठा हूँ। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जिस धैर्य को रखने की बात की है, उस धैर्य की परीक्षा वो पूरी हो जाएगी और कुछ ना कुछ इसका हल अब निकलेगा? वो तो सामने वाले जाने। आपको क्या लगता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जिस तरह की कार्यशैली है, जिस तरह से एक विश्वास बढ़ रहा है, उससे क्या लगता है आपको? मैं ये तो कोई इस बात की चिंता नहीं करता कि कोई मैंने आपको एक शुरू में बात कही है कि पहले वाली जैसे संघ में सार संभाल हुआ करती थी, संगठन में सार संभाल हुआ करती थी, वो ख़त्म हो गई। इसलिए पुराने अच्छे अच्छे कार्यकर्ता टूटते जा रहे हैं और मौका परस्त लोग आगे आ रहे हैं। अगर वो स्वभाव बदल गया है, मोदी जी का है, तो निश्चित रूप से हमसे बात होगी। तो क्या आपकी संघ में बात नहीं होती, क्योंकि आप तो संघ के अभी भी आपका संघ से जुड़ाव है, तो संघ में आपकी बात बिल्कुल, नहीं संघ के प्रचारकों से बात होती रहती है। होती? तो वो क्या इस बारे में नहीं सोचते कि किस तरह से पुराने जो टूटे हुए लोग हैं विचारधारा? उनको बड़ी चिंता है, व्यथा है और वो चाहते हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बड़ा जो आपके ऊपर तोहमत लगाई जाती है वो ये कहा जाता है कि आपने प्रदेश में एक जातिवादी राजनीति को बड़ा ज़बरदस्त बढ़ावा दिया। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के दिग्गज नेता डॉक्टर किरोड़ी साहब। बात है कि पिछला गुर्जर आंदोलन और उसके बाद आपका जो एक अचानक राजनीतिक क्षेत्र में जातिवादी राजनीति के साथ उभार, ये बड़े लोगों को कचोटता है। ये क्या है कि ये ठप्पा छाया किया गया है, ठप्पा ठोका गया है। आप बताओ, मैंने शुरुआत की थी सीमेंट फैक्ट्री आंदोलन से। सीमेंट फैक्ट्री में 5,000 मजदूर थे, उसमें 5 भी मीणा मजदूर नहीं थे। उनके लिए मैंने लाठियाँ खाई और मैं वर्षों तक इस बीमारी से अब भी मैं भुगत रहा हूँ। और ऐसी घनी घटनाएं, चाहे वो लाठीचार्ज की हो, चाहे फायरिंग की हो, चाहे वो मंडावर थाने की हो, चाहे कोई जोगी का मामला हो, चाहे किसी जाटव का मामला हो, मैंने हर मामले को उठाया। दूसरी जाति का बेटा, मैंने अभी बताया ना, जीवन में अब तक 270 आंदोलन किए हैं, उसमें केवल 68 या 62 आंदोलन जाति के लिए हो सकते हैं, बाकी सारे 80% आंदोलन हम दूसरी जाति के लिए के। जाति को कोई स्थान है ही नहीं। मैं एक ऐसे संगठन से आया हूँ, ऐसी विचारधारा में होकर मैं निकला हूँ, ऐसा पोषित हूँ कि जहाँ जाति को स्थान नहीं है, जहाँ राष्ट्र को स्थान है, समाज को स्थान। फिर क्यों ऐसा आरोप लगता है? क्या आपने कभी इस जो बवंडर बना हुआ है, जो बादल ऐसा जब आरोप छाए हुए लगता है तो मैं मान के चलता हूँ, मेरे को बहुत बड़ी गाली पड़ रही है, लेकिन उस गाली का कोई इलाज नहीं है। क्या आपने अपनी ओर से कभी कोशिश नहीं की कि ये जो आरोप लग रहा है इसको कैसे दूर किया जाए? क्या करी थी ना हमने। मीणा गुर्जरों को जब विवाद खड़ा हुआ तो
तो सबसे बड़ी रैली की थी, सद्भावना रैली, जिसमें 2.5-3 लाख लोग थे, जिसमें कुछ गुर्जर भी थे 10-15% और दूसरे समाज के लोग भी थे। कोशिश सदा रहती है कि भाईचारा बना रहे और कोई एक जाति की राजनीति का तमगा नहीं लगना चाहिए, उसको दूर करने की कोशिश ही कर सकते हैं। बाकी तो मैं सब समाज का काम करता हूँ। जिस गुर्जर आंदोलन के कारण आप पर ये तमगा लगा, वो गुर्जर समस्या जो जिस आरक्षण की समस्या आज भी बनी हुई है, क्या लगता है इसका कोई हल? आप ये बताओ, अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, जी महाराष्ट्र में चुनाव में 16% रिजर्वेशन मराठाओं को दिया है स्टेट गवर्नमेंट ने, पिछली गवर्नमेंट जो गई उसने दिया। जाने वाली कांग्रेस ने 16 दिया है। तो वहाँ कोई समस्या खड़ी हुई हो? नहीं हुई, उनका समाधान उन्होंने किया। तो अगर सरकार साफ मन से यहाँ भी करे महाराष्ट्र के पैटर्न की तरह, तो उनकी समस्या का समाधान है, निश्चित रूप से है। ये क्योंकि मैं पॉलिटिकली नहीं कह रहा, लेकिन सरकार 5 के साथ 14 जोड़ दिया, जोड़ो, लेकिन आप कानूनी दृष्टि से भी इतने साउंड रहो कि कहीं अदालतों में जाकर ये मामले अटके नहीं। ये जो गुर्जर और मीणाओं के बीच की जो समस्या है वो अब तो काफ़ी कम हो गई है, लेकिन इसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, क्या लगता है कि क्या करना अभी है? वैसे तो ये मैं यह कहूँगा, मैं सरकार में था जी और मैं ये कहूँगा, आज भी तब भी कहा था कि ये एक सोची समझी चाल के तहत गुर्जर मीणों को लड़ाया गया था। कौन थे वो लड़ने वाले? अब ऐसा तो कहना ठीक नहीं, पर लड़ाया गया था। जी और क्या था इसके पीछे कारण? बस यही कि डिवाइड एंड रूल, बांटो राज करो, जिनका सिद्धांत है। क्या कोई खतरा उत्पन्न हो गया था गुर्जर मीणाओं के नहीं, युति से? खतरा तो नहीं, जितना डिवीजन हो सके समाजों में, तभी हम निश्चिंत रह के राज करेंगे। और वो राज वसुंधरा कर ही रही, अब दोबारा आ गई। तो क्या लगता है कि इस समस्या का हल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? भाईचारा तो बढ़ ही रहा है, भाईचारा में तो कोई दिक्कत है नहीं। और मैं खुद आप जो मेरे को तमगा लगा रहे हो, मैं खुद कहना चाहता हूँ कि इनके गुर्जर समाज के आरक्षण का समाधान सरकार को जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए, जो संभव है। क्या लगता है कि इस सरकार के दौरान ये समस्या हल हो सकती है? मैं तो अपेक्षा नहीं करता वसुंधरा जी से तो कम से कम कि ये समाधान कर देंगी। क्यों ऐसा क्यों है, ऐसी क्यों निराशा? इसलिए यूँ निराशा कि जिसने एसटी का आरक्षण का भरोसा दिया हो, एसटी का तो देना दूर की बात, एसबीसी का ही नहीं दे पाई, इसलिए भरोसा नहीं। एक डॉक्टर साहब और है अब भी 2013 के चुनाव में वसुंधरा जी ने कहा था कि मैं एसबीसी का पूरा आरक्षण दूंगी और 9th शेड्यूल में डालूंगी। तो दिल्ली में भी इन्हीं की सरकार है, यहाँ भी इन्हीं की सरकार है, क्यों नहीं इसको 9th शेड्यूल में डालते और 5% एसबीसी का आरक्षण गुर्जरों को देते? तो आपको लगता है कि इस माध्यम से पहले तो इनको ये 9th शेड्यूल में इसलिए नहीं डाला सके थे कि कांग्रेस की सरकार थी। अब तो प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार दिल्ली में है, डलवाओ 9th शेड्यूल में गुर्जरों का मामला, 14% पिछड़े वर्ग का भी डालो और दो रिजर्वेशन। कौन मना कर रहा है? आपके हाथ कौन पकड़ रहा है? तो क्या लगता है आपको, क्यों रोका जा रहा है इसको? है? क्यों रोका जा रहा है? क्यों? बस लटकाए रखो, आदत है मुद्दों की, ताकि हमारे पीछे लगे रहें, हम वोट लेते रहें और सत्ता का भोग भोगते रहें। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया, बड़े लंबे से 1 साल से खूब चर्चा थी और कांग्रेस भी और विपक्ष भी लगातार हमले कर रहा था कि वसुंधरा जी को फ्री हैंड नहीं मिल रहा, वसुंधरा जी नहीं कर पा रही, और आखिर में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। क्या लग रहा है अब आपको कि सरकार अब फुल फ्लैश हो गई है? देखो, ऐसा है, मंत्रिमंडल या मंत्री किसको बनाना ये पूरी तरह से मुख्यमंत्री का अधिकार है। और ये बात भी सही है कि अकेले इतने ढेर सारे विभाग मुख्यमंत्री को अपने पास नहीं रखने चाहिए, तो उन्होंने ये मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया, डिपार्टमेंट दे दिया। लेकिन मैं इसमें कमी देखता हूँ कि ये संतुलित नहीं है। जैसे मेरा पूर्वी राजस्थान है, वहाँ बड़ा वर्ग है ट्राइबल का, वहाँ का कोई मंत्री नहीं है। ये अनुभव, आपका कहते हैं कि आपका विरोध था इसलिए नहीं? और एक अनुभवी लोगों की कमी है। जी, अनुभवी लोगों की कमी, मैं लोगों के नाम गिनाऊंगा जो आप जानते हो। घनश्याम तिवाड़ी अनुभवी, घनश्याम जी का एक बहुत बड़ा पुराना अनुभव है, उनको क्यों इग्नोर किया गया? नरपत सिंह जी राजवी का बड़ा अनुभव है, भैरव सिंह जी के दामाद अपन सब जानते हैं, जिस भैरव सिंह जी ने राजस्थान के चप्पे चप्पे को घूमकर जनसंघ और बीजेपी को पोषित किया हो, क्या कारण है उसको क्यों नहीं बनाया? राव राजेंद्र सिंह प्रभाव वक्ता हैं, ईमानदार हैं, क्या कारण को क्यों नहीं बनाया? प्रहलाद गुंजल हाड़ौती का बहुत बड़ा अच्छा नेता है, क्यों नहीं बनाया? ये ऐसे कुछ नाम और भी हैं जिनको केवल इसलिए नहीं बनाया कि वो महारानी के जयकारा नहीं करते,
जयकारा नहीं करते तो मंत्री नहीं बने, मंत्री नहीं बने तो ये मंत्रिमंडल प्रभावशाली नहीं हो सकता। 1 साल हो गए लगभग विधानसभा चुनाव हुए, 1 साल हो जाएंगे, लेकिन विपक्ष भी कहीं नजर नहीं आता, विपक्ष भी कहीं केवल आरोप लगाता है, कहीं बिल्कुल कहीं कहीं इसको नजर नहीं आता। कांग्रेस तो बिल्कुल सोई। बिल्कुल इसको मैं मानता हूँ, कांग्रेस सोई हुई है। अभी एक घटना हुई है हमारे नौगांवा टपुगड़ा में, जी पुलिस एक घर में घुसी और एक 22 साल के जवान को, मेव के बेटे को मार के चली गई, वो भी AK-47 से। वो भी साधारण सिपाही AK-47 चला गया, जिसके ट्रेंड हाथों में AK-47 होना चाहिए, फायरिंग की, मार के चला गया। इतना बड़ा मुद्दा घर में घुस पर, जिस पर एक भी मुकदमा नहीं है, एक भी वारदात जिस उस अशरफ नाम के जवान ने नहीं की हो, उसके घर में पुलिस घुस जाए, चारों तरफ से घेर ले, दनादर गोली चले और वो ढेर हो जाए। वहाँ आज तक न तो गहलोत साहब पहुँचे, न पार्टी के PCC के अध्यक्ष सचिन पायलट पहुँचे। कांग्रेस सोई हुई है। भारतीय जनता पार्टी में गंभीर घटनाएं हो रही हैं। कांग्रेस को इन जनता के दुख दर्दों से कोई लेना देना नहीं है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। तो क्या लगता है कि कांग्रेस इन्हीं हालातों में चलती जाएगी या कांग्रेस ने सोच लिया शायद कि वसुंधरा 4.5 साल तक लंदन में रही थी और 163 से आ गई, हम भी आराम से रहें, हम भी इसी बहुमत से आ जाएंगे। और उन्होंने अभी उपचुनाव में देख लिया, 4 में से 3 सीट कांग्रेस की आ गई, कुछ नहीं किया। फिर भी कांग्रेस 4.5 साल तक सोने का ठेका ले चुकी है, ऐसे में जो सरकार को जगाने वाला कौन होगा? मैं जगाऊंगा। आप देखो, मैंने 5 साल पिछले चप्पे चप्पे पे राजस्थान में घुमाऊँ, हर मुद्दे को उठाया, चाहे आदिवासियों की भुखमरी का मामला हो, चाहे मनोहर थाना में फायरिंग का मामला हो, चाहे वो गोपालगढ़ की घटना हो। मैं पूरे राजस्थान में घुमाऊँ और प्रभावी ढंग से आंदोलन करके मुद्दे उठाएं और सरकार को सोने नहीं दिया। सरकार की नाक में नकेल डाल के जनता के मुद्दों को मैंने उठाया और उनका समाधान कराया। और मैं सोने वाला नहीं हूँ, मैं जगाऊंगा हूँ और जनता के मुद्दों को उठाऊंगा। पर डॉक्टर साहब, आपके बारे में बार बार ये कहा जाता है कि क्योंकि आपके अभी भी वैचारिक संपर्क बने हुए हैं, आप कभी भी पार्टी के साथ जा सकते हैं, तो ऐसे में विरोध? देखो, ऐसा है प्रताप राव जी, जहाँ आपने संस्कार लिया कि आप मंदिर में जाते हो, पूजा करते हो, माना आपको ये संस्कार मिला, आप धार्मिक प्रवृत्ति को, आप ना आस्तिक हो, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। जहाँ मैंने संघ की शाखा में जाके नमस्ते सदा वत्सले किया हो, परम वैभव, राष्ट्र को परम वैभव पहुँचाने की कल्पना की हो, और जहाँ मिट्टी में खेला हूँ, वो विचार तो जब ही खत्म होगी, वो लौ तो विचारधारा की, जब मरघट में पंच लकड़ी लग जाएगी, वो तो जिंदे रहना है। लेकिन पहले भी पार्टी में रहते हुए विरोध किया, कोई अनीति हुई जन विरोधी या विचारधारा से पार्टी भटकी, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे नैतिक आचरण का मामला हो, मामले को उठाया। इसलिए उसको उठाने से हम चूकने वाले नहीं, उसको तो हम उठाएंगे। यानी कि आपका ये कहना है कि पार्टी के साथ रहें या पार्टी के बाहर रहें, किसी भी हालत में यानी कि कांग्रेस की भूमिका भी आप ही निभा देंगे? बिल्कुल निभाएंगे, पर कांग्रेस को भी निभाना चाहिए। मैं आपके द्वारा ये कांग्रेस अपील करना चाहता हूँ, जो भी जिस टपुकड़ा की घटना की मैंने जानकारी दी है, ऐसे सीरियस मुद्दे में भी कांग्रेस नहीं पहुँचे, तो इतनी अनुपस्थिति कांग्रेस को नहीं दिखानी चाहिए। हमको सबको मिलके सरकार को एक्सपोज करना चाहिए। पिछली कांग्रेस की सत्ता के दौरान आप काफ़ी कांग्रेस के भी निकट आए, आपकी सोनिया जी से भी काफ़ी संपर्क रहे, राहुल से भी। क्या लगता है कि कांग्रेस जिस बुरी तरह से हार के जिस दौर में चले गई है, कहीं उसके रिवाइव होने की कहीं कुछ ताकत बची है? कुछ करेंगे तो जिंदे हो जाएंगे, एक तो ये है। और जिस स्थिति में बीजेपी चल रही है, अब तक 10 महीने में सरकार नाम की चीज़ तो कोई रही नहीं, जिसका परिणाम ये हुआ कि 4 में से 3 सीट कांग्रेस ले गई कि निकम्मी रही। वसुंधरा का निकम्मापन कांग्रेस को सत्ता में ला सकता है। कांग्रेस को कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत है। यानी कि ऊपर राहुल और सोनिया के नेतृत्व में ही कांग्रेस वापस इन्हीं हालातों में वापस आ जाएगी? नहीं, मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन उपचुनाव ऐसा इंडिकेशन देता है कि ये निकम्मापन जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। राजस्थान के बारे में ये भी कहते हैं कि यहाँ राजनीतिक तौर पे लोग ज़्यादा जागरूक नहीं है, 5 साल बाद तो परिणाम दिखाई देते हैं। आपने देख लिया, जैसा शासन गहलोत साहब का चला, 163 में इनको ले आए, पहले 125 में थी, इनको 78 पे पहुंचा दिया। और ऐसा ही काम करेगी तो इनको भी बदल डालेंगे। परिवर्तन तो जानते ही, समय पर चोट राजस्थान की जनता देना जानती है। तो क्या आपको लगता है कि चेत जाना चाहिए बीजेपी को? बीजेपी को जनता की सेवा करनी चाहिए। एक डॉक्टर साहब, हर बार आपसे सवाल रहता है, इस बार भी है सवाल,
आप बीजेपी में कब शामिल हो रहे हैं? मैं, जी, आपने वैसे उड़ती हुई बात हुई हो सुनी है, मैं तो शामिल नहीं हो रहा। कोई संभावना? कोई संभावना तो केवल इतनी सी है, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप मैं कहूँगा वैसे करोगे, वो अगर कहेंगे तो कुछ विचार करेंगे। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान के दिग्गज नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ। नमस्कार।